हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 एसी सर्किट और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एसी सर्किट विद कैपेसिटेंस। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स देखे थे, वो जो 3 टाइप्स के होते हैं। ऑलरेडी हम इसके 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, एसी सर्किट विथ इंडक्टेंस, और आज हम लोग देखने वाले हैं एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर ये डिवाइस हमने कहाँ स्टडी किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो कैपेसिटर आपको जरूर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज उसके बारे में, फॉर्मूला जो यूज करने वाले वो मैं आपको बता ही दूंगी। तो देखो बच्चों, एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस स्टडी करने से पहले हम लोग एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि तीनों को हमें कंपेयर करना है। एसी सर्किट विथ इंडक्टेंस भी देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था? देखो, दोनों का ईएमएफ हमने स्टडी किया था। इसका ई होता है E0 साइन ओमेगा टी, राइट। इसका भी ई होता है E0 साइन ओमेगा टी। इसका जो आई हमने निकाला था वो क्या आया था? I0, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं E0 डिवाइड बाय R इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये E0 जो है ये I इज इक्वल टू, हम इसको I0 इंटू साइन ओमेगा टी लिखते हैं। इसका मतलब I0 जो है वो क्या होता है? E0 डिवाइड बाय R। सिमिलरली हम यहाँ पे हमने स्टडी किया था I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय माइनस, नॉट प्लस, माइनस पाई बाय 2, राइट। तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी, फेज डिफरेंस क्या था? 0। तो हम लिखेंगे फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 हियर। दोनों का ओमेगा टी है। बट यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे हम लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ I0 जो है क्या मिलेगा हमें? E0 डिवाइड बाय ओमेगा L। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि फेज डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पाई बाय 2 का है, पाई बाय 2, लेकिन माइनस, मतलब जो करंट है वो लैग कर रहा है E से पीछे है। कितना पीछे है? माइनस पाई बाय 2। तो इसकी डायग्राम भी हमने स्टडी की थी। अगर शॉर्ट में हम लोग डायग्राम दिखाएंगे तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार हमें मिलती है, ऐसी। इसकी डायग्राम आपको 90 डिग्री से ये करंट पीछे होता है, किससे? ईएमएफ से, राइट। और इसकी डायग्राम जो है, इसका रेजिस्टेंस में करंट भी एंड ईएमएफ भी, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, दोनों का सेम है। मतलब इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों क्या है? पैरेलल, सेम चल रहे, ऐसे उसका मीनिंग होता है। यहाँ अपोज करने वाला कौन है करंट को? रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ अपोज करने वाला कौन है? ओमेगा एल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हमने डिनोट किया था XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, राइट। ये जो रेजिस्टेंस है ये AC एंड DC में दोनों में सेम होता है, बट ये जो इंडक्टर रिएक्टेंस है ये AC एंड DC के लिए अलग अलग, मतलब ये DC में 0 होता है, मतलब DC को पास करता है इजीली, इट कैन पास टू DC passes but it blocks AC blocks। ऐसे वो रिएक्टेंस वर्क करता है, कहाँ? इंडक्टेंस में। तो ऐसे दोनों टाइप को हमने स्टडी किया था। इसमें तीसरा भी आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस का ईएमएफ क्या होता है, I क्या होता है, दोनों में I0 कितना मिलता है, उसमें अपोज करने वाला रिएक्टेंस क्या है, वो भी हम लोग, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, याद रखो। दोनों में फेज डिफरेंस, जैसे यहाँ 0 था, यहाँ पाई बाय 2 करंट लैग कर रहा था, यहाँ क्या करता है देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस। तो देखो बच्चों, कैपेसिटर, जैसे हमने यहाँ पे रेजिस्टर कनेक्ट किया था, उसके बाद इंडक्टर कनेक्ट किया था, अभी हम कैपेसिटर कनेक्ट करने वाले हैं। आपको पता है कैपेसिटर की 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अब यहाँ पे ईएमएफ कितना रहेगा? सेम E0 साइन ओमेगा टी, इतना ईएमएफ हम लोग देंगे। तो एसी सर्किट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट, एसी करंट फ्लो करेगा, जो दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये इस डायरेक्शन में पास होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, जब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी चेंज होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर में। अभी ज़्यादा डिटेल में मैं कैपेसिटर के बारे में बात नहीं करती, हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। अब देखो बच्चों, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाय V। ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है।
तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है, पोटेंशियल कम कर दे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इसको मैंने डिटेल में लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेती। तो सी का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो अभी यहाँ पे अगर मुझे वी का फॉर्मूला डिफाइन करना है तो ये मुझे क्या मिलेगा, क्यू बाय सी मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग v की जगह पे क्या ले रहे हैं, EMF ले रहे हैं, मतलब E ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज E इज इक्वल टू Q बाय C। इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, C इंटू E बनेगा। बट यहाँ पे E क्या है अपना, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू E0 साइन ओमेगा t। ये अपना Q है, ठीक है, सॉरी ये Q मिला हमें। अभी अगर मान लो इस Q को हमें करंट निकालना है ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम, मतलब dq बाई dt। आई एक्चुअली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू q बाई t। यहाँ चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम, ओके, इसको हम dq बाई dt बोलते हैं। तो इस Q की जगह पे अगर हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो C इंटू E0 साइन ओमेगा t, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे C एंड E0 दोनों भी कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन भी नहीं होता एंड डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होता, तो ये दोनों भी कांस्टेंट टर्म है, इसके बाहर निकल आएगी। तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, C इंटू E0 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे हमें मिलेगा साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे थीटा मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ बस थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, मतलब सिर्फ टी नहीं है, इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो ओमेगा एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे हमने इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड किया था वैसे डेरिवेटिव में इसको हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सी इंटू E0, इसका डेरिवेटिव ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी बनेगा। सिर्फ अगर यहाँ टी होता तो डायरेक्टली कॉस टी लिखते हम लोग, लेकिन ओमेगा है तो वो ओमेगा से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिनका मैथ्स नहीं उसको प्रॉब्लम आएगी, बट जिनका मैथ्स है उनको समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, अगर यहाँ पे सिंगल टी नहीं उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। ये हमें मिला करंट। बट अभी देखो यहाँ पे ये ओमेगा है, उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें आई का फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना है, आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है। तो इसीलिए हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा। तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये ओमेगा जो है ओमेगा बाहर निकाल लो, ओमेगा C इंटू E0 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमें अलाइड एंगल्स यूज करने हैं, तो आपको पता होगा, यहाँ पे लिखती हूँ साइन ओमेगा साइन थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अलाइड एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं मैथ्स में। तो अलाइड एंगल साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये E0 में इसको मुझे इसको E0 डिवाइड बाय के फॉर्म में लिखना है ना, तो E0 में ऐसे ही रखती हूँ। ये जो टर्म है उसको नीचे डिवाइड करते वक्त मुझे क्या करना होगा, 1 डिवाइड बाय ओमेगा C लिखना होगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी ऐसे 1 डिवाइड बाय ओमेगा C अगर मैंने किया तो इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और हमें जिस फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में भी मिल जाएगा। इनटू कॉस की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 अलाइड एंगल्स, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्म में मैंने इसको लिखा। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये मुझे क्या मिला, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट E0 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय ओमेगा C। तो ये इतने फैक्टर से कम हो रहा है, इसका मतलब I0 यहाँ कैपेसिटर में भी क्या होगा, कम होगा। तो I की जगह पे I के फॉर्मूले में इसकी जगह पे हम I0 पुट करेंगे एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे। आया समझ में? तो देखो इसको कंपेयर करो किस फॉर्मूले से, E के फॉर्मूले से। तो E इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इंडक्टर में ये क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब करंट जो है वो EMF से 90 एंगल पीछे था। अब क्या है, करंट जो है वो EMF से 90 एंगल आगे चल रहा है। इसको हमें फेजर डायग्राम में दिखाना है। आया समझ में? तो इसको हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे लास्ट में, आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, द करंट विल बी मैक्सिमम
विल बी मैक्सिमम, ऐसा मत लिखो, अल्टरनेटिंग, एक मिनट है मैं बताती हूँ स्टेटमेंट क्या लिखना है। यहाँ पे लिखो अल्टरनेटिंग करंट, जो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल π/2, ऐसे लिखो सिंपल वे। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल π/2, लीड कर रहा है, पीछे होगा तो हम लैग बोलते हैं और आगे है तो लीड बोलते हैं, ये इसके आगे है। अब देखो बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये π/2 पीछे है कि आगे है, ये तो हमें पता चल गया। कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, इंडक्टेंस में करंट लैग करता है, रेजिस्टेंस में दोनों इक्वल होते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसका वेव डायग्राम निकालना है एंड देन हम उसका फेजर डायग्राम निकालेंगे एंड इसका रिएक्टेंस जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में देखो, सबसे पहले हम लोग y एक्सिस लेंगे, फिर ये x एक्सिस। अब यहाँ पे जो अपना EMF है उसका डायग्राम हम लोग निकाल लेते हैं पहले। ओके, अब देखो जब EMF 0 था तो करंट π/2 आगे चल चुका था, मतलब करंट कितना था, +π/2 था। जब EMF 0 था तब करंट मैक्सिमम था मतलब कितना, +π/2 +I0। जब ये 0 था तब ये मैक्सिमम था। तो यहाँ पे करंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब ये मैक्सिमम रहेगा तब करंट क्या रहेगा, 0। ओके, जब ये 0 रहेगा तब करंट उसके निगेटिव साइड में मैक्सिमम रहेगा, मतलब ऐसे। जब ये मैक्सिमम होगा निगेटिव साइड में तब करंट होगा 0। वापिस जब ये मिनिमम रहेगा 0 तब ये करंट रहेगा मैक्सिमम। ओके, मतलब देखो कुछ डायग्राम ऐसे आएगा करंट का लेंथ कम ही रहेगा एज कम्पेयर टू EMF, क्योंकि पीक वैल्यू, करंट ज़्यादा पीक वैल्यू नहीं लेता। क्यों, क्योंकि उसको रिएक्टेंस है, नीचे अपोज करने के लिए कौन है यहाँ पे, कौन है, सोचो ज़रा। तो ऐसा हमें यहाँ पे डायग्राम मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम निकाल। तो ये क्या है, करंट, ये है इसका करंट, हम लोग नाम देते हैं इसको, ये E = E0 sin ωt and this one is I = I0 दिख रहा है sin ωt + π/2। ओके, उसके बाद पिक वैल्यूज भी दे दो, ये इसकी पिक वैल्यू कितनी है, +E0, ये -I0, ये -E0। ओके, ये हुआ O। ये कितना होता है यहाँ पे, π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, इसमें π/2 ऐड करते चलो एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग इसको लिखते जाएंगे। ओके, 2π, यहाँ से 2π रहेगा। ओके, दिस वन इज द ωt, इसको हम बोलते हैं ωt। सो ये हुआ आपका कौन सा डायग्राम, दिस वन इज द वेव डायग्राम। इससे अभी हम लोग निकालेंगे फेजर डायग्राम। पहले वेव डायग्राम निकालो, देन फेजर डायग्राम लिखते हैं। तो बच्चों फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे मैंने E लिया, E0 की लेंथ हमेशा ज़्यादा रहेगी, उसका एंगल हमेशा ωt रहेगा। अब ये इससे आगे कितना है, 90 डिग्री करंट, तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का करंट ड्रॉ करेंगे। इसका लेंथ लेकिन I0 से छोटा रहेगा। ये कितना है, दिस वन इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे एक फेजर डायग्राम निकालेंगे। तो यहाँ पे y एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है, कौन सा है y एक्सिस का प्रोजेक्शन, ये वाला, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है यहाँ पे, I0 sin ωt + π/2, ये कितना है, ωt + π/2, एंड ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज E0 sin ωt।
टी। ये कितना है, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये इसका वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन यही होता है, वाई एक्सिस का ही प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं। तो ये हुआ आपका फेजर डायग्राम, बहुत ही सिंपल था, देखो। ओके, तो बच्चों ये है अपना एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो हम लोग लेते हैं। बच्चों अभी हम बात करते हैं, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस था वैसे ही यहाँ पे क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब क्या, देखो हमने देखा कि आई जीरो इज इक्वल टू क्या है, ई जीरो डिवाइड बाय 1 ओमेगा सी। तो इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें, इफ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ V इज इक्वल टू, V नहीं I लो, I इज इक्वल टू V/R। इससे अगर हम कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस का रोल यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है, दिस 1 ओमेगा सी इज एक्ट एज अ रेजिस्टर, राइट। ये एक्ट कर रहा है रेजिस्टर जैसा। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 1 ओमेगा सी, ये किसका काम कर रहा है, रेजिस्टर का। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे 1 ओमेगा सी इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कैपेसिटर में अपोज करने का काम करता है। तो क्या आएगा, देखो इसको डिनोट किया जाता है एक्स सी से। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, इंडक्टर का सिंबल क्या है, एल, तो उसको एक्स एल से डिनोट किया जाता है। कैपेसिटर का सिंबल सी है तो उसको एक्स सी से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या बनेगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ इंटू सी। तो ये हमें क्या मिला, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमने इंडक्टर में भी देखा, क्योंकि डीसी एज ए स्टेट पास होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग इन सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ वेव ही नहीं है, पूरा स्टेट है, नंबर ऑफ वेव्स कहाँ पास होगी, मतलब ये यहाँ पे डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर हमें यहाँ f की जगह पे 0 पुट करूँ तो xc इज इक्वल टू 1 पूरा 0 बनेगा। एंड 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन। तो हम डीसी के लिए यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहाँ डीसी पूरा ब्लॉक होता है, मतलब क्योंकि इनडिफाइंड फंक्शन हो रहा है। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर, द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। इंडक्टर में उल्टा था, देखो है ना, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड acts as open circuit while it passes AC of high frequency. Okay. तो ये भी एक कैपेसिटेंस किसके जैसा काम करता है, रेजिस्टेंस जैसा। तो इसका भी जो ऐसा यूनिट रहेगा वो भी क्या रहेगा, ओहम ही रहेगा। देखो इंडक्टर एक्सएल का रेजिस्टेंस, एक्सएल का यूनिट भी ओहम ही है, कैपेसिटर रिएक्टेंस का यूनिट भी ओहम ही है, एक्सी का भी ओहम ही है। ठीक है, याद रखो। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या किया हमने, आई जीरो इज इक्वल टू E0/1 ओमेगा सी किया, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट किया, डीसी में एफ इज इक्वल टू 0 होता है तो ये इनफाइनाइट होता है, इसलिए कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलो करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ एफ क्या होगा। हमें पता है एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अगर f इंक्रीज होता है तो एक्सी डिक्रीज होता है, अगर एफ डिक्रीज होता है तो एक्सी इंक्रीज होता है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसको ग्राफ के फॉर्म में हमें दिखाना है, तो ये हुआ f, ये हुआ एक्सी, 1 डिवाइड बाय है, मतलब यहाँ पे ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार मिलता है। ये रहेगा नेचर ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी मैक्सिमम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्सी मिनिमम है। ठीक है,
ऐसा ग्राफ का हमें नेचर मिलता है। इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि XC, क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई अ कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टर। वाई फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी तो यहाँ XC जो है वो बहुत ही लो रहेगा, मतलब रिएक्टेंस बहुत लो रहेगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई रिएक्टेंस इज लो। अगर रिएक्टेंस लो है मतलब रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस लो है मतलब वो करंट फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रही तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होता है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टर। ओके, कब, एट वेरी हाई AC फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी पूछा गया है। तो देखो बच्चों, ये सभी जो पॉइंट्स थे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। वेरी AC सर्किट विथ इंडक्टर, AC सर्किट विथ रेजिस्टर, AC सर्किट विथ कैपेसिटर, सभी पॉइंट्स हमने डिटेल में लिए हैं। अब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल होगा तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है, a capacitor of capacitance 0.5 microfarad is connected to a source of alternating EMF of frequency 100 Hz. What is the capacitive reactance? देखो फॉर्मूला पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, C is equal to 0.5 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड की वैल्यू को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज एंड आपको फाइंड क्या करना है, XC। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्या, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू F कितना है 100 एंड C कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁶। वैल्यूज पुट की, इन सबको मल्टीप्लाई करो। क्या करो देखो मैं बताती हूँ, 1/2 इंटू 3.14 पहले कर लो, ये कितना बनेगा 6.28 बनेगा, इंटू ये 100 जो है उसको 10⁻² लिखो, इंटू इस 5 को एक डिजिट शिफ्ट कर लो राइट में शिफ्ट किया तो -1 बनेगा, मतलब ये 10⁻⁷ बनेगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी जाएगा। 1/6.28 इंटू 5 कितना होता है 31.4 इंटू ये 10⁻⁻7 + 2 कितना बनेगा -5 बनेगा। अब ये 1/31.4 को अगर मैंने डिवाइड किया, इसके लिए आपको लॉग टेबल ही यूज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आता है 0.03184 इंटू ये 10⁻⁵ ऊपर जाके क्या बनेगा +5 बनेगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किए, 2 डिजिट अगर शिफ्ट करते हैं तो कितना बनेगा 3.184 इंटू 10⁻² + 5, मतलब ये बनता है 3.184 इंटू 10⁻³ ओहम। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रिएक्टेंस इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो ओहम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा यूनिट मिलेगा ओहम। इसको आप किलो ओहम भी कर सकते हैं, 10⁻³ की वैल्यू कितनी होती है किलो, तो 3.184 किलो ओहम ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये था अपना AC सर्किट विथ कैपेसिटेंस। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो ज़रूर सॉल्व करो। अभी मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आज इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।